हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं एडवोकेट अब्दुल रहमान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं पढ़ा रहा हूं आपको इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स में हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम होता है सैलरी। सैलरी इनकम टैक्स का पहला हेड होता है, एज यू नो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम टैक्स का अगला हेड जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो कि सेकेंड हेड होता है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम शुरू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये टॉपिक मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं मेन टॉपिक पर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर एक असेसी अपनी किसी बिल्डिंग को रेंट पर देता है और उससे होने वाली आमदनी, मतलब रेंट से होने वाली आमदनी को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में काउंट किया जाता है। कि अगर किसी असेसी के पास अपने मकान से ज़्यादा कोई मकान पड़ा हुआ है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में काउंट होगा। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैसे काउंट होता है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे इसके सेक्शंस के अंदर। उससे पहले एक बात और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक ऐसा हेड है जिसमें आपकी अगर आमदनी नहीं भी हो रही है और आपने कोई मकान लिया हुआ है और वो मकान खाली पड़ा है तो भी ये आपकी आमदनी में माना जाएगा। एक से ज़्यादा मकान अगर आपके पास है और मकान खाली पड़ा हुआ है तो भी आपकी आमदनी में माना जाएगा। इसके अंदर एक अमेंडमेंट आया है रिसेंटली, जिसको मैं आपको यहीं पे बताता चलूँ कि पहले ये कंडीशन होती थी कि अगर आपके पास एक मकान है तो आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा मकान है तो बाकी सब मकान या तो लेट आउट, अगर आपने खुद से किराए पर चढ़ाए हुए होंगे तो वो किराए पर ही माने जाएंगे, उससे होने वाली आमदनी उसमें होगी। लेकिन अगर वो मकान खाली भी पड़े होते थे तो भी उसको डीम्ड लेट आउट मान लिया जाता था। तो अभी जो अमेंडमेंट आया है, ये एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन, कि अब उसमें छूट को बढ़ा करके 2 मकान कर दिया गया है। मतलब वो छूट बढ़ा दी गई है कि आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान को कोई भी 2 मकान आप चूज कर सकते हैं। पहले 1 मकान होता था, अब 2 मकान हो गए। तो इसके अंदर जो है ये नॉशनल इनकम का जो मेथड होता है कि आपकी आमदनी हुई या नहीं हुई है, आप सेल्फ ऑक्यूपाइड भी अगर है तो, या वो डीम्ड लेट आउट है, मतलब आपने मकान किराए पे चढ़ाया हुआ नहीं है, तो इनकम टैक्स एक्ट उसको डीम्ड लेट आउट मान लेता है कि भाई आपने खाली क्यों छोड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि हर शहर में आपका एक मकान है। भाई आपके पास बहुत पैसा है, आप कहते हैं कि हम तो गर्मियाँ मसूरी में गुजारते हैं या शिमला में गुजारते हैं, और एक मकान आपका दिल्ली में है, एक मकान आपका मुंबई में है, एक मकान आपका बेंगलोर में है। इस तरह से आपके 4-5 मकान हैं। तो 4-5 मकान में से 2 मकान तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हैं, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड माने जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, अभी अमेंडमेंट आया, पहले एक मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाता था, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद जितने भी मकान अगर खाली पड़े हैं तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि भैया आपने किराए पर नहीं चढ़ाया है, ये आपका प्रॉब्लम है। हमें तो इतना पता है कि आप पैसे वाले हैं इसलिए किराए पर नहीं चढ़ाया है, तो भैया हमको तो इसका टैक्स दे दो जो इसकी आमदनी, तो उसको डीम्ड मान लिया जाता है। अब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कितने सेक्शन होते हैं और किस सेक्शन में क्या कहा गया है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 22 से स्टार्ट होकर के सेक्शन 27 तक होते हैं। मतलब सेक्शन 22 से सेक्शन 27 तक के जितने भी सेक्शंस हैं वो सब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में होते हैं। अब सेक्शंस पे जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो इसका कंपटीशन होता है, मतलब जो इसके इनकम को कम्यूट किया जाता है वो कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है ज़रा वो देख लेते हैं। पहले इसमें आता है, सबसे पहले निकालना होता है हमें जीएवी, जो जीएवी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। उसके बाद उसमें से माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस वो माइनस करते हैं जो आपने पे किए हों, चाहे वो पिछले हों चाहे वो आने वाले हों। मतलब जितना भी आपने पेमेंट कर दिया म्युनिसिपल टैक्सेस का वो सब इसमें से लेस हो जाएगा। उसके बाद आ जाती है एनएवी। एनएवी के बाद आता है इसमें डिडक्शन, जो कि सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग होते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है इसमें 30% का, और फिर इसमें होता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। फिर आ जाती है हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये तो हो गया इसका कंपटीशन। अब पढ़ लेते हैं सेक्शन 22 से स्टार्ट करके और सेक्शन 27 पे इस चैप्टर को एंड कर देते हैं। सेक्शन 22 क्या कहता है, किसी भी, आपको जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, किसी भी हेड का पहला सेक्शन चार्जिंग सेक्शन होता है। तो इसके अंदर चार्जिंग सेक्शन है वो है सेक्शन 22। सेक्शन 22 की कंडीशंस क्या क्या हैं। सेक्शन 22 कहता है कि चार्ज ऑन एनुअल वैल्यू, मतलब इसमें पहले एनुअल वैल्यू निकालनी होती है। सेकंड कंडीशन कहता है कि जो भी प्रॉपर्टी है वो बिल्डिंग होना चाहिए या फिर लैंड होना चाहिए। लैंड ऐसा होना चाहिए जो बिल्डिंग से कनेक्टेड हो, मतलब जैसे गार्डन या गैराज होते हैं। अगर कोई खाली प्लॉट या खाली लैंड पड़ा है या आपका कोई
एक बहुत बड़ी जगह पड़ी हुई है और आप उसमें शादी ब्याह के लिए उसको किराए पे देते हैं, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में काउंट नहीं होगी। तीसरी कंडीशन, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है, असेसी मस्ट बी ए ऑनर। मतलब असेसी जो है वो उस प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप कोई मतलब सब लेट आउट करते हैं कि मैंने आपसे किराए पे ले लिया और आगे किराए पे दे दिया, तो ये मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी। इसलिए असेसी मस्ट बी ए ऑनर इंक्लूडिंग डीम्ड ओनर एज सेक्शन एज पर 27। डीम्ड ओनर मैं आपको 27 में बताऊंगा, जो हमारा लास्ट सेक्शन है इसके अंदर, उसमें मैं आपको डीम्ड ओनर के बारे में बताऊंगा। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स के इसमें जो एनुअल वैल्यू निकाली जाती है, एनुअल वैल्यू निकालने का जो फंडा है वो सेक्शन 23 में बताया गया है। सेक्शन 23 कहता है एनुअल वैल्यू कैसे निकलती है, मतलब जो एनएवी है। एनएवी निकालने के लिए पहले आपको चाहिए होता है जीएवी और उसके अलावा आपको चाहिए होता है म्युनिसिपल टैक्सेस। जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस इज इक्वल टू एनएवी। मतलब जीएवी में से आप एनएवी म्युनिसिपल टैक्सेस को घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगी एनएवी। अब जीएवी क्या है? जीएवी है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है? अगर आपका मकान है लेट आउट, मतलब प्योर लेट आउट मकान है आपका, कि आपने किराए पे दिया हुआ है और आपकी इनकम एक्चुअल में हो रही है, तो उसके अंदर जीएवी निकालने का जो फॉर्मूला है वो सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 के अंदर दिया गया हुआ है। देख लेते हैं क्या है उसके अंदर। टोटल होते हैं 3 स्टेप। सबसे पहले आपको चाहिए होता है फेयर रेंट, जो आपको क्वेश्चन में अधिकतर दिया होगा। फेयर रेंट होता है, जैसे कि फेयर रेंट ये होता है कि आपके बराबर वाली सेम बिल्डिंग कितने पे आपने चढ़ाई हुई है। मतलब जो सेम आपका कोई फ्लैट है और उसके बराबर में कोई फ्लैट 10,000 रुपए पे चढ़ा हुआ है, तो वही उसका फेयर रेंट माना जाएगा। अगर वो प्रॉपर्टी डीम्ड लेट आउट होती है तो उसमें फेयर रेंट इस तरह से, अदरवाइज तो फेयर रेंट आपको क्वेश्चन में जैसे कि दिया हुआ होता है। तो फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू मतलब जो वहाँ के म्युनिसिपल बोर्ड ने, जिस भी शहर में यह है, वहाँ की म्युनिसिपल बोर्ड ने उसको डिसाइड किया हुआ है। विच एवर इज हायर, मतलब फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में जो भी हाई होगा उसको कैसे कंपेयर करेंगे? फिर उसको कंपेयर करेंगे कि स्टेप 1 में जो भी मतलब हाई वैल्यू आ गई है फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यू से, उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट अगर मतलब जो स्टैंडर्ड रेंट एक्ट है उसके अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी कवर हो रही है तो उसको कंपेयर करेंगे फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर से स्टैंडर्ड रेट को कंपेयर करते हुए इसके अंदर हम लेंगे विच एवर इज लोअर। अब ये आपका आ गया एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट, अब स्टेप 3 में आ जाते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करते हैं हम एक्चुअल रेंट रिसीवेबल से। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में क्या होता है? जो रेंट हमें प्राप्त होना होता है माइनस अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट माइनस होता है, कुछ कंडीशंस उसकी रहती हैं जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद। अनरियलाइज रेंट कब माइनस हो सकता है ये मैं आपको अभी बता देता हूं। तो इसमें आप एक्सपेक्टेड रेंट को आप कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट अगर ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से तो एक्चुअल रेंट ही जीएवी माना जाएगा। लेकिन अगर एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से तो यह देखा जाएगा कि एक्चुअल रेंट कम क्यों है एक्सपेक्टेड रेंट से। क्या मकान इतने टाइम खाली रहा? अगर बिकॉज ऑफ वैकेंसी है तो एक्चुअल रेंट ही जीएवी मान लिया जाएगा। लेकिन अगर वैकेंसी के अलावा कोई और रीजन है तो एक्सपेक्टेड रेंट को जीएवी मान लिया जाएगा। अब अनरियलाइज रेंट की बात करते हैं। अनरियलाइज रेंट किन कंडीशन में अलाउ हो जाता है डिडक्ट करना? आपका टेनेंट बोनाफाइड होना चाहिए, मतलब आपने उससे एक एग्रीमेंट रजिस्टर्ड किया हुआ हो। आपका जो टेनेंट है वो रेंट देने से मना कर दे, लेकिन आप जब उसको डिडक्ट करेंगे कि आपने वो प्रॉपर्टी उससे खाली करा ली हो। उसके अलावा आपने उससे जितनी भी प्रॉपर्टी, अगर उसको कोई और भी प्रॉपर्टी आपने दे रखी है तो वो भी उससे खाली करा ली हो। मतलब आपने अपनी सब प्रॉपर्टीज उससे खाली करा ली हो। ऐसा नहीं है कि आप बेवकूफ़ बनाने के लिए कह दे कि भाई ये मेरा मकान नहीं दे रहा है और उसको यहाँ से निकाल करके दूसरी प्रॉपर्टी में रख दिया। इसलिए इसमें ये क्लॉज डाल दिया गया है कि आपने उससे सब प्रॉपर्टी खाली करा ली हो। उसके बाद क्या कंडीशन आती है? उसके बाद या फिर आपने रेंट वसूलने की प्रोसीजर को स्टार्ट कर दिया हो। तो ये सब कंडीशन अगर पूरी होती है तो अनरियलाइज रेंट एक्चुअल रेंट से माइनस होता है। तो ये हो गई जीएवी की वैल्यू अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है। अगर प्रॉपर्टी
सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब जो दो मकान आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड रखने की परमिशन दे रही है आईटी एक्ट, उसके अकॉर्डिंग अगर प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो जीएवी क्या होता है? सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में जीएवी नील रहता है, मतलब जीएवी जीरो रहता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कोई नहीं आती। ये सेक्शन 23 के सब सेक्शन 2 में दिया हुआ है। उसके बाद अगर प्रॉपर्टी डीएलओपी मतलब डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी है, तब जीओवी क्या होगा, जीएवी क्या होगा आपके लिए, मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू डीएलओपी के केस में क्या रहेगी? डीएलओपी के केस में सेक्शन 23 के सब सेक्शन 4 में दिया हुआ है कि आपने एक्सपेक्टेड रेंट को ही जीएवी मान लेना है, क्योंकि इसके अंदर डीम्ड लेट आउट में एक्चुअल रेंट का फंडा ही खत्म हो जाता है। जब प्रॉपर्टी एक्चुअल में लेट आउट नहीं है तो वहां पर रेंट आने की संभावना ही नहीं रहती। तो इस तरह से ये रहा आपका सेक्शन 23। इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट जरूर है, स्टॉक इन हैंड वाला। स्टॉक इन हैंड में क्या होता है कि अगर आप कोई बिल्डर हैं और आपकी प्रॉपर्टी अभी बिकी नहीं है और वो प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, तो ये एक और अमेंडमेंट इसी बार आया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एमसीक्यू के पॉइंट से, और क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अमेंडमेंट जब आते हैं। टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 3 अमेंडमेंट आए हैं। एक तो मैं आपको बता चुका हूँ सेल्फ ऑक्यूपाइड, अब 2 हाउस हो सकते हैं। सेकंड मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि अगर प्रॉपर्टी आप मतलब स्टॉक इन ट्रेड है और वो प्रॉपर्टी कंप्लीट होने के बाद आपकी नहीं बिकी है, तो पहले ये होता था कि आपको सर्टिफिकेट कंप्लीशन जब मिल गया है उसके बाद की 31 मार्च मतलब जो आएगी, पहली 31 मार्च जो आएगी, उसके बाद से आपको 1 साल दिया जाता था, और इस बार अमेंडमेंट करके वो रिलैक्सेशन 2 साल का कर दिया गया है। तो ये इसके अंदर अमेंडमेंट आया है, ये भी सेक्शन 23 में ही कवर होता है। इसके बाद आते हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 में भी एक अमेंडमेंट है जो मैं आपको अभी बता दूंगा। सेक्शन 24 जो है वो डिडक्शन का सेक्शन है, जो हमने पहले जब कंपटीशन मैंने आपको बताया था उसके अंदर डिडक्शन होती थी। डिडक्शन सेक्शन अंडर सेक्शन 24 एट द रेट 30%। तो 30% की जो डिडक्शन होती है वो एनुअल वैल्यू पर होती है, मतलब जो आपकी एनुअल वैल्यू आएगी उसका 30% आपको पूरा का पूरा डिडक्ट हो जाएगा एज इट इज, उसमें कुछ इफ बट है ही नहीं। अब थोड़ा सा जो पेच आता है और जो अमेंडमेंट भी आया है वो आया है सेक्शन 24B में अमेंडमेंट आया है। इसके अंदर होता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो इसकी सबसे पहले तो ये कंडीशन जान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कब अलाउ आपको होता है डिडक्ट करना। देख लेते हैं कि अगर आपने लोन लिया है एक्वाइजेशन के पर्पज से, कंस्ट्रक्शन के पर्पज से, रिपेयर के पर्पज से, रिनोवेशन के पर्पज से या फिर रिकंस्ट्रक्शन के पर्पज से, अगर आपने इन किसी पर्पज से लोन लिया है तो ये आपको अलाउ हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है क्या नाम बेटी की शादी के लिए लोन ले लें और वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से घटाने लग जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो जो लोन आप ले रहे हैं वो लोन उसी से संबंधित होना चाहिए, तभी उसकी डिडक्शन मिलेगी। अब पहले ये था कि एक मकान क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाता था, इसलिए एक मकान की अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाई है मैक्सिमम लिमिट जो 2 लाख या 30 हज़ार होती है वो अलाउड होती है। अब क्योंकि 2 मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गए तो दोनों का एग्रीगेट 2 लाख या 30 हज़ार ही रहेगा। ये इसमें छोटा सा एक अमेंडमेंट है बस, और इसके अंदर सेक्शन में कोई अमेंडमेंट नहीं है। अब देख लेते हैं कि अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो सेक्शन 24B क्या कहता है आपको, मतलब कितना डिडक्शन अलाउ होगा इंटरेस्ट का बोरोड कैपिटल पे। तो करंट ईयर का अगर इंटरेस्ट है तो वो फुल्ली डिडक्ट हो जाएगा। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में क्या कंडीशन रहती है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट रहती है प्रीवियस ईयर से, जो मतलब जो कंप्लीशन आपका हुआ है, एक्वाइजेशन हो चाहे कंस्ट्रक्शन हो, उसके प्रीवियस ईयर से आपको 31 मार्च देखनी पड़ेगी और वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट अलाउ होता है। अब देख लेते हैं कि अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो डिडक्शन किस तरह से मिलती है आपको। यही एकमात्र डिडक्शन है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में मिलती है, क्योंकि 30% वाली डिडक्शन इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि वहाँ एनएवी ऑलरेडी, जब जीएवी जीरो है तो म्युनिसिपल टैक्सेस भी नहीं कटेंगे, जब म्युनिसिपल टैक्सेस नहीं कटेंगे तो एनएवी जीरो हो जाएगी, और जब एनएवी जीरो हो जाएगी तो सेक्शन 24A का 30%, जीरो का 30% जीरो ही आ जाएगा।
लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का जो होता है वो अलाउ हो जाता है, भले ही, क्योंकि ये माइनस में जाएगा तो माइनस में वैल्यू आ जाती है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। मतलब ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो वैल्यू माइनस में चली गई, तो इनकम माइनस में हो सकती है, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड की जो इनकम आती है वो लॉस में आती है। अब ये सेक्शन 24B का इंटरेस्ट जो होता है वो कैसे अलाउ होता है देख लेते हैं। अगर लोन लिया गया है रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन के लिए तो इसकी मैक्सिमम लिमिट रहती है 30,000 रुपये। अगर लोन लिया गया एक्वाइजेशन के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए तो इसकी मैक्सिमम लिमिट रहती है 2 लाख रुपए। लेकिन इसके अंदर 2 कंडीशन आ जाती हैं कि अगर लोन 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया गया हो तो ये अलाउ नहीं होगा। मतलब लोन लेना चाहिए आपको मिला होना चाहिए 1 अप्रैल 1999 के बाद का, और एक्वाइजेशन या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए 5 साल के अंदर अंदर। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो लिमिट फिर से वापस आपकी 30,000 हो जाती है। अब बात करते हैं सेक्शन 25। सेक्शन 25 ये है कि भैया हमने विदेश से लोन लिया हुआ है, अपनी पकड़ बहुत अच्छी है स्विस बैंक में, तो अपन लोन ले रहे हैं स्विस बैंक से, ये मैं आपको एक ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूं। हमने विदेश से लोन लिया है तो वो अलाउ होगा उस कंडीशन में अगर हमने उसमें टीडीएस काटा हुआ हो, इंटरेस्ट जब हम पे कर रहे हैं उसका, उसमें हमने टीडीएस काटा हुआ होना चाहिए, उस कंडीशन में वो होगा। अब सेक्शन 25A अनरियलाइज रेंट अगर आपको रिसीव हो जाता है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि अनरियलाइज रेंट किस कंडीशन में डिडक्ट हो जाता है। अब वो अनरियलाइज रेंट आपको रिसीव हो जाता है, अब वो अनरियलाइज रेंट आपको रिसीव हो जाता है, या फिर एरियर ऑफ रेंट के मतलब आपके टेनेंट से झगड़ा चल रहा हो कोई 5 साल से कि भैया मेरी इस बिल्डिंग का किराया 15,000 करो, टेनेंट आपको दे रहा है 10,000 रुपये, कोर्ट का डिसीजन आपके फेवर में आ गया, तो आप अब उससे एरियर आएगा तो वो एरियर किस तरह से टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, जिस साल में मतलब आपको वो मिल रहा है या रियलाइज हो रहा है, इसके अंदर से डिडक्शन मिलेगी 30% की। उसके बाद टैक्सेबल अगर असेसी अब उसका ऑनर भी नहीं रहा है, फिर टैक्सेबल इफ असेसी इज नॉट ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट रियलाइजेशन, मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी का जो अनरियलाइज रेंट है या फिर एरियर है वो उस साल में रिसिप्ट हो रहा है जब वो उस प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं रहा है, तो भी वो उसके लिए टैक्सेबल माना जाएगा एज पर अंडर सेक्शन 25। बात करते हैं सेक्शन 26। सेक्शन 26 है को ऑन प्रॉपर्टी का। को ऑन प्रॉपर्टी का मैं आपको बता दूं कि को ऑन प्रॉपर्टी मतलब आपके 2 भाइयों की या 2 लोगों की एक प्रॉपर्टी है जिसके मतलब 2 मालिक हैं, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा देख लेते हैं। सेक्शन 26 क्या कहता है? सेक्शन 26 कहता है अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब वो प्रॉपर्टी को ऑन प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसके अंदर जैसा कि आपको पता है कि जीएबी एनएबी सब नील होता है, तो उसके अंदर भी डिडक्शन लोन वाला 30,000 या 2 लाख इंडिविजुअली दोनों को अलग अलग अलाउ हो जाएगा। अगर वो प्रॉपर्टी लेट आउट है तो लेट आउट में आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। को ऑन प्रॉपर्टी में लेट आउट में सेम ट्रीटमेंट होगा जो कि एक सिंगल ऑनर प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट है, बस उनका इनकम का शेयर दोनों में उनके प्रॉपर्टी के शेयर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये बात हो गई सेक्शन 26 जो कि बिल्कुल आसान सा सेक्शन है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। अब आते हैं लास्ट सेक्शन, सेक्शन 27 पर। सेक्शन 27 जैसा कि स्टार्टिंग में हमने जिक्र किया था डीम्ड ओनर का, कि डीम्ड ओनर क्या है, मतलब बहुत से टैक्स पेयर बहुत चालाक होते हैं, वो सोचते हैं कि इनकम टैक्स को बेवकूफ़ बना देते हैं। अब मेरी इनकम का स्लैब आ रहा है 30%, तो मैं ये प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाली जो है वो अपनी वाइफ के दे देता हूँ, और वो उसका 10% में स्लैब है या 20% में आ जाएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, तो मेरा थोड़ा बहुत टैक्स बच जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स बहुत ऊपर से सोचना शुरू करता है जहां हम लोग नहीं पहुंच पाते या एक असेसी नॉर्मली नहीं पहुंच पाता, तो इसीलिए सेक्शन 27 में डीम्ड ऑनर का कॉन्सेप्ट दिया गया है। अब तो देख लेते हैं कि डीम्ड ऑनर के लिए वो डीम्ड ऑनर कब माना जाएगा कि अगर वो प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को ट्रांसफर करता है या फिर माइनर चाइल्ड, एक्सेप्ट इसके अंदर एक एक्सेप्शन है माइनर मैरिड डॉटर, मतलब माइनर मैरिड डॉटर जो कि प्रैक्टिकली बहुत पॉसिबल नहीं है, बट एमसीक्यू के पॉइंट से जरा सा पॉइंट आ जाता है तो इसको कवर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिना किसी कंसिडरेशन के अगर स्पाउस को, माइनर चाइल्ड को, एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर को अगर ट्रांसफर होती है प्रॉपर्टी,
तो इसका ओरिजिनल वही माना जाएगा जो इसका ऑनर है, तो वो डीम्ड ऑनर की तरह काउंट होगा। होल्ड ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट, मतलब अगर कोई होल्डर है, मतलब जैसे कि 5 भाई हैं और 5 भाइयों में अभी प्रॉपर्टी में कोई बंटवारा नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी में कोई बंटवारा अभी नहीं हुआ है, तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, इसके अंदर भी ये देखा जाएगा कि प्रॉपर्टी में एल्डेस्ट ब्रदर या एल्डेस्ट सन कौन है, उसके नाम वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। किसी कोऑपरेटिव मेंबर, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर भी उसके अंदर डीम्ड ऑनर ही माना जाएगा। पर्सन इन पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, पर्सन अगर कोई प्रॉपर्टी का पोजीशन उसको मिल गया है, भले ही प्रॉपर्टी अभी उसके नाम नहीं है, लेकिन वो पोजीशन 12 साल से कम नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हो गई सेक्शन 22 से लेकर के सेक्शन 27 तक की सब बातें। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस देख लेते हैं अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में मैं आपको एक मोटा मोटा एग्जांपल सिर्फ दे रहा हूं, इसमें मैं आपको बहुत डीप नहीं समझा रहा हूं, जीएबी वगैरह का मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट में बता चुका हूं। तो इसमें सिर्फ हम, क्योंकि अमेंडमेंट भी आया है सेल्फ ऑक्यूपाइड को लेकर के, इसलिए ये पार्ट हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल में करेंगे। सपोज मिस्टर ए के 3 मकान हैं, मिस्टर ए के 3 मकान है, H1, H2, H3। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये असेसी के ऊपर डिपेंड है, ये आईटी एक्ट में बिल्कुल छूट है कि आप कोई से भी 2 मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं। मतलब इसके अंदर ये नहीं है कि सिर्फ इस मकान को ही आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, इसको ही मानेंगे। जिसमें भी इनकम आपकी कम आ रही हो या जिसमें ज़्यादा आ रही हो, वो आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके सेल्फ ऑक्यूपाइड इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड इसको माना है, ये 2 मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिए हैं मिस्टर ए ने। तो इसके अंदर गाइस क्या हो जाएगा कि जीएवी सेल्फ ऑक्यूपाइड की नील, म्युनिसिपल टैक्सेस नील, एनएवी नील। ऑटोमेटिक सी बात है कि जब ये दोनों चीजें नील हो गई तो एनएवी नील हो जाएगी सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। और लेस 24A 30% ऑफ एनएवी, क्योंकि एनएवी इस केस में नील है तो ये भी अमाउंट 0 हो जाएगी। उसके बाद आते हैं 24B इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट अलाउ होता है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी मैंने आपको बताया था अलाउ होता है। तो यहाँ पे अगर उन्होंने इंटरेस्ट दिया है 5,000 रुपए ऑन एक्रूअल बेसिस, ये भी इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि ये एक्रूअल बेसिस पे इंटरेस्ट अलाउ होता है, तो ये इसमें इनकम आ जाएगी H1 हाउस में -5,000, मतलब नेगेटिव में इनकम आ रही है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसी तरह से सेकेंड हाउस हो जाएगा, सेकेंड हाउस में नील नील नील, मतलब जीएबी भी नील, एमटी भी नील, एमटी मींस म्युनिसिपल टैक्सेस, एनएवी भी नील, लेस 30% वो भी नील। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हो उन्होंने 10,000, तो इनकम हो जाएगी -10,000, नेगेटिव में इनकम आ जाएगी। अब हाउस 3 की बात करते हैं, क्योंकि 2 हाउस हम सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। ये हाउस है डीएलओपी, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, इसको मानेंगे। अब डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी में जीएवी हमने निकाला हुआ है, जीएवी मैंने आपको बता दिया था, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी में जीएवी ईआर होता है, ये आपको पता है। ये हो गया जीएवी इसमें 50,000, म्युनिसिपल टैक्सेस इन्होंने दिया है 5,000। म्युनिसिपल टैक्सेस भी चाहे कितने भी पे किए हों उस साल में, चाहे वो आने वाले टाइम के हों चाहे वो जा चुके हों, जितने पे किए होंगे वो पूरे के पूरे अलाउ हो जाते हैं। 45,000 इसमें हमारी नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। 45,000 का 24A में 30% का डिडक्शन अलाउ होता है, 13,500 इसमें अलाउ हो जाएगा। उसके बाद इसमें इंटरेस्ट पे किया है इन्होंने 10,000 रुपए का, तो 10,000 रुपए का इंटरेस्ट इसमें अलाउ हो जाएगा डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी में ये। उसके बाद एनएवी में से 24A 24B दोनों माइनस करके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 21,500 रुपए आ जाएगी। तो गाइज यहां पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और इसमें मैं आपके लिए एक चीज ये बता देता हूं कि इस बार हमने आपके लिए जो ये नोट्स हमने इसमें स्लाइड्स चलाई हैं वीडियो में पूरी, इसका पूरा पीडीएफ में अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जा करके लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस लिंक से वो पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको दी गई है, जिसको कि हमारी लाइफ चेंजर टीम ने खुद से पीडीएफ बहुत आसान फॉर्मेट में तैयार किया गया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। हैव अ नाइस डे।